वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अस्थमा। दोस्तों अस्थमा को हम हिंदी से दमा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये एमएसएन की रेस्पिरेटरी डिजीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्थमा इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। जो अस्थमा होती है वो एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। मींस कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होते हैं, जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में जैसे ब्रोंकस होते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। और दोस्तों कैरेक्टराइज बाय हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। ये एक हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस कैसे होता है, चलिए पिक्चर के थ्रू आपको दिखाते हैं दोस्तों। जैसे कि ये आपका ब्रोंकस है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉर्मल ब्रोंकस है और ये एबनॉर्मल है। तो जब दोस्तों किसी भी ऑर्गन पे जब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, जब ये यहाँ पे ब्रोंकस में जब अटैक होता है या तो फिर इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो ये जो यहाँ की जो म्यूकस, यहाँ से ना म्यूकस का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, जब यहाँ पे इन्फेक्शन होगा दोस्तों तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूकस का सिक्रेशन होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि यह जो कैरेक्टराइज बाय हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। ओडीमा मीन्स कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो मेम्ब्रेन्स होती है किसकी, ब्रोंकस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे ओडीमा मीन्स कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। एंड म्यूकस प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जब किसी को दमा की परेशानी रहती है तो उसको बहुत ज़्यादा कफिंग होती है। इट इज़ अ क्रोनिक लंग डिजीज़। ये क्रोनिक लंग डिजीज़ है। मीन्स कि क्रोनिक मीन्स बहुत दिनों तक चलने वाली ये डिजीज़ है। क्रोनिक में मीन्स दोस्तों कहा जाए कि 6 मंथ टू 1 ईयर तक यदि डिजीज़ चल रही है तो वो क्रोनिक के अंडर में आती है। इन्फ्लुएंस एंड नैरो द एयरवे। जो एयरवे है, जो एयरवे है वो नैरो हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि नैरो इतना इसमें स्पेस होना चाहिए, इसका डायमीटर इतना होना चाहिए, बट यहाँ पे इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा घट गया है। तो जब ब्रोंकस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, उस कंडीशन को हम अस्थमा बोलते हैं। अब हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि कॉजेज़ क्या होता है इसके। दोस्तों आपको आई थिंक ये अस्थमा की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि अस्थमा एक प्रकार का क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होता है, जो कि क्या होता है कि जो ब्रोंकस होते हैं वहाँ पे ओडिमा मीन्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है और बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, और ये एक प्रकार की क्रोनिक लंग डिजीज़ है दोस्तों। यही अस्थमा की डेफिनेशन है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि दोस्तों इसके बाद डिस्कस करेंगे अब इसकी जो कॉजेज़ क्या है, इसकी कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली हिस्ट्री, यदि किसी के फैमिली हिस्ट्री में किसी के फैमिली को, जैसे मोम डैड को यदि है अस्थमा की कंडीशन है उनको, तो उसमें चाइल्ड में भी ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं। एंड एलर्जिक डस्ट परफ्यूम, किसी को परफ्यूम से एलर्जी रहती है, किसी को डस्ट से एलर्जी रहती है। यदि इन सब चीज़ों से किसी को डस्ट से एलर्जी रहती है, उन कंडीशन में भी अस्थमा कॉज होता है। वायरस एंड बैक्टीरिया, यदि बैक्टीरिया एंड वायरसेस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है लंग्स में, उस कंडीशन में भी दमा के सिम्टम्स या फिर शो होने लगते हैं। यदि कोई स्मोकर है, स्मोकिंग करता है सिगरेट बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन में भी दमा होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब ये बात करेंगे कि जो इसमें सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो कॉमन सिम्टम्स ऑफ कफ विथ म्यूकस प्रोडक्शन, इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, कफिंग होगी बहुत ज़्यादा और म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत होगा। देन है जो दूसरा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, स्नीजिंग। स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लंग्स का ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है कि यदि इंटर कर रहा है कोई इन्फेक्शन, तो बॉडी का ये नियम ही है कि वो उसको एक्सपेल आउट करने का प्रयास करती है।
देन कफिंग हो गया, स्लीप प्रॉब्लम। दोस्तों जिस पेशेंट को दमा होती है उसको स्लीप प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको इंसोम्निया होता है, मीन्स नींद नहीं आती है। देन डिसएपनिया, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बहुत होती है, क्योंकि इसमें ना प्रॉपर तरीके से जो ब्रीथ होती है वो प्रॉपर तरीके से लेते नहीं बनता। एंड चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पेन हो सकता है और चेस्ट में टाइटनेस भी फील हो सकता है पेशेंट को। और जिस पेशेंट को दमा की कंडीशन रहती है उन पेशेंट को दोस्तों एलर्जी बहुत चीज़ों से रहती हैं, जैसे कि कोल्ड कफ में ही बहुत ज़्यादा उनको तुरंत कोल्ड कफ हो जाना, इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी कंडीशन रहती हैं। एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ये भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यदि किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है तो उसके बहुत 90% चांसेस रहते हैं कि उसको दमा ही हो सकता है। देन इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें दोस्तों, तो मतलब कि फैमिली हिस्ट्री लिया जाता है कि आपके इसमें कोई किसी को फैमिली में है कि नहीं। देन इसके बाद स्पुटम टेस्ट होता है, उसमें देखते हैं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह तो नहीं है, और फिर ब्लड टेस्ट कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। एबीजी क्या होता है दोस्तों? एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस, मीन्स कि आर्टरी की जो ब्लड होती है, सपोज ये आर्टरी है, इसमें जो ब्लड है दोस्तों, इसमें गैस की मीन्स कि ऑक्सीजन की लेवल चेक किया जाता है, तो ये भी चेक किया जाता है। देन एक्सरे, चेस्ट एक्सरे किया जाता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं आ गया है लंग्स में, इस चीज़ को भी डिटेक्ट किया जाता है। देन इसके बाद मैनेजमेंट क्या होगा, इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा? तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें कुछ ड्रग्स आती हैं, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स आती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आती हैं जो कि इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आती हैं। तो ये सारे ड्रग्स डॉक्टर के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। देन इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या कहा हो सकता है? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिफिशेंसी दिख रही है तो उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। एक नर्सिस का यही रोल प्ले है कि यदि उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी देखने को मिल रही है तो उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए। असिस्ट द वाइटल साइन, उसको उसका वाइटल साइन को असिस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन कंडीशन में। आस्कल्टेट लंग साउंड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के पहले और ट्रीटमेंट करते टाइम और ट्रीटमेंट के बाद भी लंग्स का साउंड जो है तो आस्कल्टेशन सुनना चाहिए थ्रू द स्टेथोस्कोप। उससे क्या होता है कि लंग्स की साउंड से पता चलता है कि उसमें कितना इन्फेक्शन है, या तो फिर जो फिजिशियन होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि इसके साउंड में कैसी मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है या तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, वो डिटेक्ट करते हैं फिजिशियन। देन इसके बाद टू चेक द आर्टेरियल ब्लड गैस, अभी वही दोस्तों हम लोग जो डायग्नोसिस में पढ़े थे वही ये चेक करना चाहिए कि ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल है। तो ये रहा दोस्तों अस्थमा का शॉर्ट नोट्स। यदि आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।